जरा सोचिए, वो लाखों साल जब इंसान तो थे पर कोई लिखाई नहीं थी, न शहर, न सड़कें, न किताबें। फिर भी लोग जी रहे थे, औजार बना रहे थे, समाज थे उनके। तो सवाल ये है कि भाई हम उस बीते हुए कल को, उस गुमनाम अतीत को जानते कैसे हैं? सही सवाल है। और इसका जवाब वो छुपा है पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी में। हाँ, तो आज हम इसी की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, विकिपीडिया है, कुछ एकेडमिक रिसर्च है और पापुआ न्यू गिनी जैसी जगहों से मिली कुछ बड़ी दिलचस्प जानकारियां हैं। बिल्कुल। देखिए, पुरातत्व जो है ना, वो सिर्फ जमीन खोदकर कोई गड़ावा खजाना ढूंढना नहीं है, जैसा मतलब अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं या हम सोचते हैं। हाँ, वो इंडियाना जोन्स वाला टाइप। हाँ, कुछ वैसा। पर असल में ये एक विज्ञान है। अतीत के समाजों को, कल्चर्स को समझने का एक साइंटिफिक तरीका है। अच्छा। हम उन चीजों को स्तगी कहते हैं जो इंसान पीछे छोड़ गए, जैसे पत्थर के औजार हो गए, या मिट्टी के बर्तन, या टूटी फूटी दीवारें, यहाँ तक कि उनके छोड़े हुए खाने के जो निशान हैं वो भी। ओह, अच्छा। हाँ, ये सब सुराग हैं। बिल्कुल एक जासूस की तरह हम इन सुरागों को जोड़कर एक कहानी बनाते हैं कि पहले क्या हुआ होगा। तो आज मतलब हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये पुरातत्व है क्या असल में, ये काम कैसे करता है, कैसे ये एक विषय के तौर पे डेवलप हुआ और आज आज के ज़माने में इसका क्या मतलब है, क्यों ज़रूरी है ये। बिल्कुल, इसी पर बात करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पुरातत्वविद, एक आर्कियोलॉजिस्ट, वो ढूंढ क्या रहा होता है? क्या वो सिर्फ पुरानी एंटीक चीज़ें जमा कर रहे होते हैं? नहीं, देखिए, चीजें जमा करना अपने आप में कोई मकसद नहीं है। असल मकसद है कहानी को समझना। कहानी? हाँ, वो जानना चाहते हैं कि टाइम के साथ हजारों सालों में इंसानी संस्कृति, इंसानी समाज वो कैसे बदला। अच्छा। लोग रहते कैसे थे, उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, समाज का ढांचा कैसा था, रोज की जिंदगी कैसी थी उनकी। और शायद सबसे जरूरी बात, हम्म। कि जो चीजें हमें मिल रही हैं खुदाई में, उनका उस समाज के लिए मतलब क्या था। आप समझ रहे हैं? हाँ, हाँ। मतलब सिर्फ चीज मिलना काफी नहीं है, उसका कॉन्टेक्स्ट। एग्जैक्टली, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, वही सब कुछ है। देखिए, एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन शायद आपको बस एक टूटा हुआ बर्तन लगे, हम्म। लेकिन अगर वो किसी खास तरीके से किसी कब्र में रखा मिला है, तो उसकी कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है ना। हाँ, सही कहा। मतलब वो कहाँ मिला, किसके साथ मिला, ये बहुत जरूरी है। तो ये जो अलग-अलग तरह की चीजें मिलती हैं, आपने कहा औजार, बर्तन, दीवारें, इनको समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट इन्हें कैसे देखते हैं? हमारे स्रोत बता रहे थे कि इन्हें कुछ श्रेणियों में, कैटेगरीज में बांटा जाता है। हाँ, ये कैटेगरीज हैं, समझने में आसानी होती है इनसे। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये सब चीजें मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाती हैं। ठीक है। तो पहली कैटेगरी है पुरावशेष, यानी आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स। ये वो चीजें हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया या बदला या इस्तेमाल किया, हम्म। और जिन्हें आप उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे? जैसे पत्थर का कोई चाकू हो गया, मिट्टी का घड़ा, कोई मूर्ति, हड्डी से बनी सुई या गहने। ये सब आर्टिफैक्ट्स हैं। इनसे हमें उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी कला, उनकी रोज की जरूरतें, इन सब के बारे में पता चलता है। और दूसरी कैटेगरी थी जिसे हिला नहीं सकते? हाँ, वो है स्थल विशेषताएं, यानी फीचर्स। ये भी इंसानों ने ही बनाई हैं, लेकिन ये उस जगह का हिस्सा हैं जहां वो मिली हैं। इनको आप उठाकर लैब में नहीं ले जा सकते। अच्छा। जैसे कि जैसे? जैसे किसी पुरानी झोपड़ी की नींव रह गई हो, या जमीन में खुदा हुआ चूल्हा, अनाज रखने के लिए कोई गड्ढा बनाया हो, या कोई कब्र हो। समझ गए। इन्हें वहीं पर रिकॉर्ड करना पड़ता है, समझना पड़ता है। इनसे पता चलता है कि लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, उनके घर, उनकी बस्तियां कैसी थीं। और एक तीसरी कैटेगरी भी थी, इकोफैक्ट्स। ये क्या है? इको फैक्ट्स, हाँ, ये थोड़ी अलग हैं। ये वो कुदरती चीजें हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया या बदला नहीं है, पर वो इंसानी एक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं। मतलब जैसे शिकार किए हुए जानवरों की हड्डियां मिली, या खाना पकाने की वजह से जले हुए अनाज के दाने या बीज मिले, या मान लीजिए किसी जगह की मिट्टी में पुराने परागकण, पॉलन मिल गए। ओह, अच्छा। हाँ, तो इनसे हमें उस समय के पर्यावरण के बारे में पता चलता है। लोग क्या खाते पीते थे, किन जानवरों का शिकार करते थे, किन पौधों का इस्तेमाल करते थे, ये सभी को फैक्ट्स बताते हैं। तो मतलब ये तीनों चीजें, आर्टिफैक्ट्स, फीचर्स और इकोफैक्ट्स, जब एक साथ मिलती हैं और सबसे जरूरी हमें ये पता होता है कि वो ठीक किस जगह और मिट्टी की किस परत में मिली, तब जाकर कहानी बननी शुरू होती है। बिल्कुल, यही है संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट, और यही पुरातत्व की जान है।
एक अकेली चीज शायद उतनी कहानी ना बताए जितना उसका अपने आसपास की चीजों और मिट्टी की परतों के साथ का रिश्ता बताता है। इसीलिए देखिए, पुरातत्व सिर्फ इतिहास नहीं है, ये कई सारे विज्ञानों का, कई सारी फील्ड्स का मिश्रण है। इसमें एंथ्रोपोलॉजी है जो हमें सामाजिक ढांचे समझने में मदद करती है, ज्योग्राफी है जो बताती है कि उस जगह के माहौल का, पर्यावरण का क्या असर रहा होगा। हाँ। केमिस्ट्री है जो डेटिंग वगैरह में मदद करती है, बायोलॉजी है जो हड्डियों और पौधों के अवशेषों को समझने में काम आती है। ये सब मिलकर अतीत की पहेली को सुलझाते हैं। ये तो वाकई किसी डिटेक्टिव के काम जैसा लग रहा है, बस सुराग मिट्टी में दबे हुए हैं। पर क्या ये हमेशा से इतना वैज्ञानिक था? मतलब पुरानी चीजों में दिलचस्पी तो शायद लोगों को हमेशा से ही रही होगी। हाँ, दिलचस्पी तो पुरानी है। पुरानी चीजों का आकर्षण तो होता ही है। स्रोत बताते हैं कि जैसे बेबीलोन के राजा थे नेबुनेडस, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने पुरानी इमारतों की मरम्मत करवाई थी, कुछ शिलालेख खुदवाए थे, शायद अपने राज को पुराने गौरव से जोड़ने के लिए। अच्छा। फिर यूरोप में पुनर्जागरण, रेनेसा का दौर आया। तब ग्रीस और रोम की पुरानी मूर्तियों, कलाकृतियों में बहुत रुचि बढ़ी। लेकिन यह ज्यादातर एंटीक्वेरियनिज्म था। एंटीक्वेरियनिज्म मतलब? बस सुंदर या कीमती या अनोखी चीजें जमा करने का शौक। उनको वैज्ञानिक तरीके से समझने पर उतना जोर नहीं था। तो ये वैज्ञानिक सोच कब आई? वो कौन सा मोड़ था जब ये शौक एक तरह का विज्ञान, एक डिसिप्लिन बन गया? बड़ा बदलाव आया 19वीं शती में। इसमें 2 चीजें खास हुई जिन्होंने बुनियाद रखी। पहली थी स्ट्रैटिग्राफी का सिद्धांत। ये आइडिया भूविज्ञान, जियोलॉजी से आया। स्ट्रैटिग्राफी? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि जमीन में जो मिट्टी की परतें हैं वो एक के ऊपर एक जमा होती हैं। तो जो परत जितनी नीचे होगी वो उतनी ही पुरानी होगी। अच्छा, ये तो लॉजिकल लगता है। हाँ, सुनने में आसान लगता है, पर इसने आर्कियोलॉजिस्ट्स को पहली बार चीजों का एक क्रम, एक सीक्वेंस तय करने का तरीका दिया। कौन सी चीज किसके बाद आई, कौन सी संस्कृति पहले थी, कौन सी बाद में। ठीक है, गहराई से उम्र का अंदाजा लगाना। हाँ। और दूसरा बड़ा कदम क्या था? दूसरा बड़ा कदम डेनमार्क के एक म्यूजियम क्यूरेटर थे, क्रिश्चियन थॉमसन, उनका था। उन्होंने त्रियुग प्रणाली यानी 3 एज सिस्टम दिया। 3 सिस्टम, पत्थर, कांसा, लोहा। बिल्कुल। उन्होंने म्यूजियम में रखी चीजों को उनके मटेरियल के आधार पर बांटा, पत्थर के औजार, कांसे के औजार और लोहे के औजार, और उन्होंने देखा कि ये क्रम में आते हैं। पत्थर के औजार सबसे पुरानी, सबसे नीचे की परतों से मिलते थे, फिर कांसे के, और सबसे ऊपर की या हाल की परतों में लोहे के। ये सिर्फ एक क्लासिफिकेशन नहीं था, इसने पहली बार मानव तकनीक के विकास का एक बहुत लंबा नजरिया दिया। पाषाण युग, कांस्य युग, लोह युग, इसने अतीत को समझने का एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा दे दिया। समझ गए। तो स्ट्रैटिग्राफी और त्रियुग प्रणाली ने इसे एक वैज्ञानिक आधार दिया। अब आते हैं असल काम पर। मान लीजिए किसी को लगता है कि किसी जगह पर कुछ पुराना दबा हो सकता है, तो पहला कदम क्या होता है? क्या वो सीधे फावड़ा लेकर खुदाई शुरू कर देते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खुदाई तो बल्कि आखिरी चीजों में से एक है, और वो भी बहुत सोच समझकर, बहुत ध्यान से की जाती है। पहला कदम होता है सर्वेक्षण यानी सर्वे। सर्वे? हाँ, मतलब जमीन पर घूमकर देखना, सतह पर ही देखना कि क्या कुछ दिख रहा है। पुराने बर्तनों के टुकड़े बिखरे हों, या पत्थर के औजारों के कुछ हिस्से, या कहीं किसी पुरानी दीवार के निशान दिख रहे हों। अच्छा। आजकल इसमें टेक्नोलॉजी भी खूब इस्तेमाल होती है। रिमोट सेंसिंग के तरीके हैं, जैसे ड्रोन से तस्वीरें लेना, उससे पैटर्न दिख जाते हैं। या ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है, जीपीआर, जो बिना खोदे जमीन के नीचे की बनावट बता सकता है। या लाइडार है, जो लेजर किरणों से जमीन का बहुत डिटेल्ड नक्शा बना सकता है। अरे वाह! मतलब बिना खोदे ही अंदाजा लग जाता है कि नीचे कुछ हो सकता है। हाँ, काफी हद तक अंदाजा लग जाता है कि कहाँ खुदाई करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और जब ये पक्का हो जाए कि हाँ यहाँ कुछ जरूरी है, तब खुदाई शुरू होती है। वो फिल्मों में दिखाते ना, छोटे छोटे ब्रश लेकर धीरे धीरे मिट्टी साफ करते हुए, वैसा ही होता है क्या? कुछ वैसा ही, पर उससे कहीं ज्यादा सिस्टमैटिक, व्यवस्थित तरीके से। देखिए, उत्खनन या एक्सकेवेशन जो है वो एक तरह से विनाशकारी प्रक्रिया है। मतलब आप उस जगह को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। हाँ, बात तो सही है। खानों में फिर बहुत धीरे धीरे एक एक परत हटाई जाती है, स्ट्रैटिग्राफी को ध्यान में रखते हुए। हर मिलने वाली चीज, चाहे वो एक छोटा सा मनका हो या हड्डी का टुकड़ा, उसकी बिल्कुल सटीक जगह, तीनों डायमेंशंस में, लंबाई, चौड़ाई और गहराई नोट की जाती है। मिट्टी के रंग में जरा सा भी बदलाव आया, उसकी बनावट में फर्क आया, सब कुछ लिखा जाता है।
तस्वीरें ली जाती हैं, स्केच बनते हैं, नक्शे बनते हैं, डिटेल्ड नोट्स लिखे जाते हैं। बाप रे, काफी मेहनत का काम है। बहुत ज्यादा, क्योंकि एक बार वो परत हट गई तो वो जानकारी हमेशा के लिए चली जाएगी अगर उसे ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया गया। कॉन्टेक्स्ट खत्म। और जो चीजें मिलती हैं वो फिर कहाँ जाती हैं? सीधे म्यूजियम? नहीं, पहले वो जाती हैं प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में। वहां असली विश्लेषण, असली एनालिसिस शुरू होता है। लैब में क्या होता है? वहां टूटे हुए बर्तनों को जोड़ने की कोशिश की जाती है, औजारों पर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि उन पर इस्तेमाल के कैसे निशान हैं, उनसे क्या काटा या छीला जाता था, धातु की चीजें किस तकनीक से बनी है इसका पता लगाया जाता है। इको फैक्ट्स का विश्लेषण होता है, हड्डियां किस जानवर की हैं, बीज किस पौधे के हैं, लकड़ी कौन सी है, उनसे क्या जानकारी मिल रही है। और यहीं पर शायद वो बड़ा सवाल आता है कि ये सब कितना पुराना है, इसकी उम्र कैसे पता चलती है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए कई अलग अलग डेटिंग तकनीकें हैं। डेटिंग टेक्निक्स, कोई एक तरीका हर चीज के लिए काम नहीं करता। सबसे मशहूर जो है वो है रेडियोकार्बन डेटिंग। हाँ, ये तो सुना है, C14 डेटिंग। बिल्कुल, ये जैविक चीजों के लिए काम करती है, जैसे लकड़ी, कोयला, हड्डी, बीज या कपड़ा। हर जीवित चीज में कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, कार्बन 14। जब वो जीव मर जाता है तो वो बाहर से कार्बन लेना बंद कर देता है और उसके शरीर में मौजूद कार्बन 14 एक जानी हुई रफ्तार से धीरे धीरे खत्म होकर जाता है। हम बची हुई मात्रा को मापकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चीज कितनी पुरानी है। ये कितने समय तक काम करती है? ये करीब करीब 50 से 60 हजार साल तक की चीजों के लिए काफी भरोसेमंद है। अच्छा, और अगर चीजें उससे भी पुरानी हो या फिर पत्थर जैसी अजैविक चीजें हों जिनमें कार्बन न हो? हाँ, तो उनके लिए दूसरी तकनीकें हैं, जैसे एक है पोटेशियम आर्गन डेटिंग। ये ज्वालामुखी राख की परतों की उम्र बताने में बहुत काम आती है। ये लाखों साल पुरानी जगहों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे पूर्वी अफ्रीका में जो शुरुआती मानव जीवाश्म मिले हैं, उनकी उम्र इसी तरह की तकनीकों से पता लगाई गई। लाखों साल? हाँ, फिर एक और दिलचस्प तकनीक है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रो क्या? डेंड्रोक्रोनोलॉजी यानी पेड़ों के तनों में जो हर साल एक छल्ला ट्री रिंग बनता है, उसके पैटर्न से उम्र पता लगाना। अरे हाँ, वो गोल गोल रिंग्स। बिल्कुल, हर साल का मौसम अलग होता है तो छल्ले की मोटाई भी अलग होती है। एक ही इलाके के पेड़ों में ये पैटर्न काफी मिलता जुलता होता है। पुरानी लकड़ी के टुकड़ों के पैटर्न को जिंदा पेड़ों या ईश्वन पैटर्न से मिलाकर हम बिल्कुल सटीक साल बता सकते हैं, कई हजार साल पीछे तक। ये तो बड़ा सटीक तरीका लगता है। हाँ, जहां लकड़ी मिलती है और पैटर्न मैच होता है वहां ये बहुत सटीक है। और भी तरीके हैं, जैसे सेरिएशन। इसमें देखते हैं कि वक्त के साथ चीजों की बनावट या स्टाइल कैसे बदली, जैसे बर्तनों का आकार या डिजाइन कैसे बदला, उसके आधार पर चीजों को क्रम में लगाते हैं। फिर ज़ूआर्कियोलॉजी है, जानवरों की हड्डियों का अध्ययन, पैलियोबॉटनी, पुराने पौधों का अध्ययन। ये सब मिलकर डेटिंग में और जीवन शैली को समझने में मदद करते हैं। बाप रे, ये तो वाकई बहुत सारे तरीके हैं अतीत की उम्र और कहानी पता करने के। क्या हम किसी असली उदाहरण से समझ सकते हैं कि ये सारी जानकारी मिलकर कैसी तस्वीर बनाती है? स्रोत में समुद्री पुरातत्व का एक जिक्र था, केप गैलिडोनिया। ये क्या था? हाँ, समुद्री पुरातत्व यानी अंडर वाटर आर्कियोलॉजी अपने आप में बहुत रोमांचक फील्ड है। केप गैलिडोनिया ये तुर्की के तट के पास एक जगह है। 1960 के दशक में जॉर्ज बैस नाम के एक पायनियर थे इस फील्ड के। उन्होंने वहां एक खोज की थी। पानी के नीचे? हाँ, वहां लगभग 1200 ईसा पूर्व का, मतलब आज से कोई 3200 साल से भी ज्यादा पुराना कांस्य युग का एक जहाज डूबा हुआ मिला था। और ये शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री खोजों में से एक माना जाता है। कमाल है, एक पूरा जहाज पानी के नीचे, उसमें क्या मिला ऐसा खास? उस जहाज पर कांसे का सामान बनाने के लिए कच्चा माल लदा हुआ था, तांबे और टिन की सिल्लियां, इंगट्स। अच्छा। साथ में कांस के बने हुए औजार थे, कुछ हथियार थे, बर्तन थे और शायद कुछ नाविकों का निजी सामान भी रहा होगा। इस एक जहाज की खोज ने भूमध्य सागर में उस समय के व्यापार के बारे में हमारी समझ ही बदल दी। कैसे? हमें पता चला कि कितने बड़े पैमाने पे धातु का, मेटल का व्यापार होता था, कौन से समुद्री रास्ते इस्तेमाल होते थे, उस जमाने की समुद्री यात्राएं कितनी मुश्किल रही होंगी। ये दिखाता है कि कांस्य युग में भी दुनिया कितनी जुड़ी हुई थी, कितना इंटरनेशनल ट्रेड होता था। ये तो वाकई जबरदस्त खोज है। अच्छा, एक और जगह का जिक्र है जो शायद उतनी फेमस ना हो, पर स्रोत बताते हैं कि वो बहुत अहम है, पापुआ न्यू गिनी। हाँ, पापुआ न्यू गिनी कमाल की जगह है वो आर्कियोलॉजी के लिहाज से। यहाँ इंसानों के रहने के सबूत कोई 40,000 साल से भी ज्यादा पुराने मिलते हैं, सोचिए। 40,000 साल? हाँ, लेकिन जो सबसे हैरतअंगेज बात है वो है कुक स्वैम्प नाम की एक जगह।
यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को लगभग 9000 साल पहले खेती या बागवानी के सबूत मिले हैं। 9000 साल पहले खेती? हाँ, उन्होंने तारों और केले जैसी फसलें उगाने के लिए बाकायदा नालियां बनाई थी, मिट्टी के टीले बनाए थे, पानी को मैनेज करने के लिए। पर 9000 साल पहले, ये तो मतलब मेसोपोटामिया या नील नदी घाटी के साथ साथ दुनिया में खेती की शुरुआत के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी दिखाता है कि खेती कोई एक जगह शुरू होकर फैली नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जैसे यहाँ पापुआ न्यू गिनी में लोगों ने स्वतंत्र रूप से पौधे उगाना सीखा। पापुआ न्यू गिनी में ऑब्सिडियन के व्यापार के भी बहुत पुराने सबूत मिले हैं। ऑब्सिडियन एक तरह का ज्वालामुखी कांच होता है जो औजार बनाने के काम आता है। अच्छा। इसके मिलने से पता चलता है कि अलग अलग द्वीपों के बीच हजारों साल पहले भी संपर्क था, व्यापार होता था। बाद में वहां लापिता संस्कृति के खास डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। यह संस्कृति प्रशांत महासागर में बहुत दूर दूर तक फैली थी। ये दुनिया के सबसे पुराने समुद्री व्यापार नेटवर्क में से एक का सबूत है। तो इन उदाहरणों से ये बिल्कुल साफ है कि पुरातत्व सिर्फ पुरानी चीजें नहीं खोजता, बल्कि ये मानव इतिहास के उन पन्नों को खोलता है जिनके बारे में कोई लिखित रिकॉर्ड है ही नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा लिखा हुआ इतिहास कितना पुराना है? कुछ हजार साल? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 5-6 हजार साल। बिल्कुल। लेकिन इंसान का इतिहास, वो तो लाखों साल लंबा है। उस 99% कहानी को जानने का सीधा रास्ता अगर कोई है तो वो सिर्फ पुरातत्व ही है। और ये हमें सिर्फ राजा महाराजाओं या बड़ी लड़ाइयों के बारे में नहीं बताता, ये हमें आम लोगों की जिंदगी के बारे में बताता है। उनकी तकनीक, उनका समाज, उनके विश्वास, वो क्या खाते पीते थे, उनकी कला, सब कुछ। ये हमारी साझी विरासत की कहानी है जो मिट्टी से निकलती है। तो क्या आज ये पुरातत्व सिर्फ यूनिवर्सिटी या म्यूजियम तक ही सीमित है, या इसका असर हमारे रोजमर्रा की दुनिया पर भी पड़ता है? नहीं, आज इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण फील्ड है जिसे सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन या कल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। CRM, ये क्या है? कई देशों में अब ये कानून है कि अगर कहीं कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम होना है, जैसे कोई सड़क बननी है, कोई बांध बनना है या कोई बड़ी बिल्डिंग बननी है, तो पहले वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे करना जरूरी है। अच्छा। ये देखना पड़ता है कि कहीं उस जमीन के नीचे कोई महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तो नहीं है। अगर कुछ मिलता है तो या तो उस प्रोजेक्ट को बदला जाता है, या उस जगह को बचाने की कोशिश होती है, या फिर निर्माण से पहले उसकी पूरी खुदाई और रिकॉर्डिंग की जाती है ताकि वो जानकारी नष्ट ना हो। आज दुनिया में ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट इसी CRM फील्ड में काम करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से विकास और विरासत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। और आम लोगों को इससे जोड़ने के लिए क्या होता है? उसके लिए है सार्वजनिक पुरातत्व, यानी पब्लिक आर्कियोलॉजी। पब्लिक आर्कियोलॉजी? इसका मकसद है आम लोगों को उनके इतिहास और उनकी विरासत के बारे में बताना, उनमें रुचि जगाना। जैसे म्यूजियम में प्रदर्शनियां लगाना, स्कूलों में जाकर बच्चों को बताना, ऐतिहासिक स्थलों पर जानकारी देना, या कभी-कभी लोगों को वॉलंटियर के तौर पर खुदाई में शामिल करना। क्योंकि आखिर ये हम सबकी कहानी है ना, तो सबको इससे जुड़ने का हक है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन हर फील्ड की तरह यहाँ भी कुछ चुनौतियाँ, कुछ मुश्किलें तो होंगी। स्रोत कुछ बातों का जिक्र करते हैं, जैसे एक है छद्म पुरातत्व। ये क्या भला है? हाँ, छद्म पुरातत्व या स्यूडो आर्कियोलॉजी एक बड़ी चुनौती है। इसमें क्या होता है कि लोग बिना किसी वैज्ञानिक सबूत के या सबूतों को तोड़ मरोड़ कर अतीत के बारे में बड़े सनसनीखेज दावे करते हैं। जैसे कि पिरामिड एलियंस ने बनाए थे, या अटलांटिस जैसी किसी खोई हुई एक रहस्यमयी सभ्यता की मनगढ़ंत कहानियां, या किसी खास नस्ल को बहुत महान बताना बिना किसी आधार के। ये चीजें अक्सर टीवी शो, किताबों और इंटरनेट पर बहुत पॉपुलर हो जाती हैं। हाँ, होती तो है। लेकिन ये असली पुरातत्व नहीं है। ये विज्ञान का मजाक उड़ाती हैं, लोगों को भ्रमित करती हैं और कभी-कभी तो खतरनाक एजेंडा भी आगे बढ़ाती हैं। इनसे सावधान रहना जरूरी है। और जो असली पुरातात्विक स्थल हैं, उनको भी तो खतरा रहता होगा। बिल्कुल। लूटपाट और अवैध व्यापार पुरानी चीजों का ये बहुत बड़ी समस्या है पूरी दुनिया में। जब लोग सिर्फ कीमती दिखने वाली चीजों के लिए पैसों के लालच में अवैध रूप से खुदाई करते हैं, तो वो न सिर्फ वो चीज चुराते हैं, बल्कि वो उस जगह का पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरा संदर्भ नष्ट कर देते हैं। वो चीज कहाँ मिली, किसके साथ मिली, किस परत में मिली, ये सारी वैज्ञानिक जानकारी हमेशा के लिए खो जाती है। ये ऐसा है जैसे आप किसी पुरानी किताब के पन्ने फाड़कर सिर्फ तस्वीरें निकाल लें, कहानी तो गायब हो गई ना। हाँ, ये तो बहुत बुरा है। ये ग्लोबल क्राइम है
और इससे निपटना बहुत मुश्किल है। नैतिक सवाल भी उठते होंगे शायद, खासकर जब इंसानी कंकाल मिलते हैं या किसी समुदाय के लिए वो जगह पवित्र होती है। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू है आज के पुरातत्व का। अब ये समझ बढ़ रही है कि आर्कियोलॉजिस्ट को वंशज समुदायों, डिसेंडेंट कम्युनिटीज के साथ मिलकर काम करना चाहिए। वंशज समुदाय? हाँ, मतलब उन लोगों के आज के वंशज जिनका अतीत वो स्टडी कर रहे हैं, उनकी सहमति लेना, उनकी भावनाओं का सम्मान करना, उनके अपने ज्ञान और परंपराओं को महत्व देना, ये सब बहुत जरूरी है। कोई उदाहरण है इसका? ऐसा जैसे अफ्रीकी डायस्पोरा पुरातत्व है। ये अमेरिका और कैरिबियन जैसी जगहों पर गुलामी के दौर में लाए गए अफ्रीकी मूल के लोगों के अनुभवों और उनके छुपे हुए इतिहास को सामने ला रहा है। वो इतिहास जो अक्सर लिखित रिकॉर्ड में या तो है ही नहीं या दबा दिया गया था। कब्रें, रहने की जगहें, उनकी बनाई चीजें, ये सब उनकी कहानी बता रही हैं। ये पुरातत्व को ज्यादा समावेशी और सम्मानजनक बना रहा है। ये वाकई बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और बड़ी चिंता आज की दुनिया में है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। अच्छा, क्या इसका भी असर पुरातत्व पर पड़ रहा है? ओह, बहुत गहरा असर पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी पुरातात्विक विरासत के लिए। कैसे? देखिए, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे दुनिया भर में जो तटों पर बसे हजारों साल पुराने स्थल हैं, वो डूब रहे हैं, कट रहे हैं। हाँ। पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो उनके नीचे दबे हुए लकड़ी या चमड़े जैसी नाजुक चीजें गल रही हैं, खराब हो रही हैं। सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, तो जमीन का कटाव, इरोजन बढ़ रहा है, जिससे खुले में पड़े स्थल तेजी से नष्ट हो रहे हैं। यह हमारी साझी विरासत के लिए एक इमरजेंसी जैसी स्थिति है। ये तो चिंता की बात है, लेकिन क्या अतीत हमें इस चुनौती से निपटने में कुछ सिखा सकता है? क्या पुरातत्व इसमें कोई मदद कर सकता है? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। पुरातत्व हमें दिखाता है कि पहले के समाजों ने बड़े जलवायु परिवर्तनों का सामना कैसे किया था, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो पहले भी हुआ है ना। हाँ, ये तो है। तो हमें पता चलता है कि कुछ समाज बदलते माहौल के हिसाब से ढल गए। उन्होंने शायद नई फसलें अपनाई, या रहने की जगह बदली, या पानी बचाने के नए तरीके निकाले। और कुछ समाज ऐसा नहीं कर पाए, और वो शायद खत्म हो गए या बिखर गए। तो उनके अनुभवों से, उनकी सफलताओं और उनकी असफलताओं से हम आज की पीढ़ी के लिए जरूरी सबक सीख सकते हैं। ये हमें मानव समाज की सहनशीलता, रिजिलियंस और अनुकूलन क्षमता, अडेप्टेबिलिटी की एक लंबी कहानी दिखाता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और भविष्य की बात करें तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जैसी नई तकनीकें पुरातत्व को बदल देंगी? पूरी संभावना है। एआई बहुत मददगार साबित हो सकता है, जैसे बहुत बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करने में। मान लीजिए सैटेलाइट की हजारों तस्वीरें हैं, या लाइडार स्कैन से मिला बहुत सारा डेटा। एआई शायद उस डेटा में ऐसे पैटर्न पहचान ले जो इंसान की नज़र से चूक जाएं, और नए संभावित स्थल खोजने में मदद करे। अच्छा। या जो चीज़ें मिली हैं उनके पैटर्न पहचानने में, उनको क्लासिफाई करने में, या शायद खुदाई की योजना बनाने में भी मदद कर सकता है। बेशक ये इंसानी विशेषज्ञता, अनुभव और समझ की जगह नहीं लेगा, पर यह एक बहुत ताकतवर औजार बन सकता है, खासकर जानकारी के उस विशाल भंडार को संभालने में जो पुरातत्व रोज पैदा कर रहा है। तो ये बिल्कुल साफ है कि पुरातत्व कोई मरा हुआ, धूल भरा विषय नहीं है जो सिर्फ म्यूजियम की अलमारियों में बंद हो। ये तो एक जिंदा, धड़कता हुआ विज्ञान है जो लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, और ये सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है। ये हमारे आज को समझने में मदद करता है, और शायद, जैसा हमने कहा, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ सबक देता है। ये मिट्टी में दबी हुई हमारी साझी मानवता की कहानी है, जो हमें बताती है कि हम कहाँ से आए हैं और हम क्या बन सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आज से हजारों साल बाद जब भविष्य के पुरातत्वविद हमारे आज के दौर की 21वीं सदी की खुदाई करेंगे, तो उन्हें हमारे बारे में क्या पता चलेगा? उन्हें सबसे ज्यादा क्या चीज हैरान करेगी या दिलचस्प लगेगी? हमारे स्मार्टफोन के टूटे हुए टुकड़े, प्लास्टिक कचरे के विशाल ढेर, या शायद हमारे डिजिटल निशान जो कहीं ना कहीं क्लाउड में तैर रहे होंगे? ये सोचने वाली बात है ना।